नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। इस क्लास में आप लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों के जो एग्जाम इस बार हैं वो ऑनलाइन होंगे और पेपर का जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लासेस स्टार्ट की हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाके प्लीज़ वीडियोस सारे देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चन से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन्हें देखिएगा, नोट कर लीजिएगा और वही पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है 36 नंबर। इसके पहले मैंने 35 क्वेश्चन लगभग 2 वीडियोस या 3 वीडियो में मैंने कवर किए हैं। 2 वीडियो में 20-20 होंगे, नहीं सॉरी 2 वीडियो हमने कवर किए हैं। एक में 20 होंगे, एक में 15 क्वेश्चन होंगे और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग आप लोगों के 20 से ऊपर ही हैं, लगभग 28-29 क्वेश्चन हैं। जिसमें आप लोगों को जो सेकंड चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इसमें आप लोगों के इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इतने क्वेश्चन से ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। मैंने वही क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो आप लोगों के टॉपिक से रिलेट करते हैं, जो आप लोगों की पीडीएफ है ऑफिशियल वाली, उससे जो रिलेट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो, मतलब सॉरी पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन है, चपटेपन को जांचने के लिए निम्न में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। चपटापन मतलब फ्लैटनेस, किसी भी चीज़ की फ्लैटनेस को नापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। फ्लैटनेस का मतलब क्या है, जैसे ये एक प्लेट है तो ये क्या है, उबड़ खाबड़ प्लेट है। अगर हम इसे सीधा बना दें बिल्कुल तो क्या है, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, ये फ्लैट प्लेट हो जाएगी। जैसा कि आप लोग एक शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं तो बिल्कुल फ्लैट होता है, उसकी जो सरफेस होती है वो बिल्कुल चपटी होती है। और अगर कोई इस तरीके की उबड़ खाबड़ सड़क देख लीजिए या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसी तरीके का देख लीजिए जिसमें ये क्या है, जगह जगह पर जिग जैग मोशन में कुछ लाइंस टाइप में बनी हो, तो इसे हम लोग उबड़ खाबड़ कहते हैं। तो अगर हम लोगों को इसी चपटेपन की जांच करनी है कि कौन सी चीज़ चपटी है और कौन सी उबड़ खाबड़ है, तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो उसके लिए हम लोग ऑटोकॉलीमेटर, तरल द्रव विधि, प्रकाशीय परीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। तो ऑटोकॉलीमेटर क्या होता है, ऑटोकॉलीमेटर के द्वारा एक यंत्र ऐसा बना दिया जाता है जिसको हम लोग सरफेस पे टच कराते हैं और हमें पता चल जाता है कि सरफेस फ्लैट है या उबड़ खाबड़ है। तरल विधि का मतलब क्या होता है कि उस सतह पर तरल को फैला देना या बहा देना। नॉर्मल अगर मशीन की बात करें वो उसका तो मैकेनिज्म दूसरा है, लेकिन अगर इसका जो मेन उद्देश्य था या फिर इसका जो मेन सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर तरल विधि बनी है, तो ये सिर्फ एक सतह पर तरल को नॉर्मली ऐसे ही फैला देना ही तरल विधि कहलाती है। जब हम किसी सतह पर तरल फैला देते हैं, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से बिना रुकावट के, बिना प्रतिरोध के पहुंच जाता है, तो उसे हम लोग तरल विधि कहते हैं। प्रकाशीय परीक्षण विधि क्या है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग द्रव को फैला रहे थे, यहाँ पर हम लोग प्रकाश को गुजारेंगे। क्या, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग एक पेज में छेद करते हैं और उसके पीछे बिना छेद वाला एक पेज लगा देते हैं, तो जो लाइट होती है या प्रकाश अगर हम लोग इधर से टॉर्च डालेंगे तो इस छिद्र से जितना भी निकलेगा वही प्रकाश उस तरफ दिखेगा और नहीं दिखेगा। तो क्या है, ये प्रकाश की जो एक सीधी रेखा में चलता है, इस प्रकृति को भी ये दर्शाता है। तो इसी रूल को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये एक परीक्षण किया जिसमें हम लोगों ने प्रकाश डाला। अगर प्रकाश वो एक प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक आसानी से बिना रुकावट के पहुंच जाता है, तो हम लोग बोल देते हैं कि ये चपटी है सतह, ये जो भी सतह है वो चपटी सतह है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और भी हम लोग देख लेते हैं कि चपटेपन की अन्य विधियां कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि एक होती है डायल गेज विधि, ठीक है, एक होती है चपटा तुलनित्र विधि, एक होती है प्रकाशीय परीक्षण, इसमें मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यही जो है 6 विधियां होती हैं जिनसे हम लोग चपटेपन का क्या करते हैं, जांच करते हैं या चपटापन पता करते हैं। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो यंत्र तुलनात्मक मापन के आधार पर कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है। तुलनात्मक मतलब क्या, कंपैरिजन करना, या फिर बोल सकते हैं कंपैरेटर। कंपैरिजन करके हम लोग किसी चीज को माप रहे हो। जैसे अगर आप लोगों को एक
काला व्यक्ति आपको दे दिया जाए और एक गोरा व्यक्ति दे दिया जाए, तो आप लोग उसमें किस तरीके से पहचान करेंगे? तो आप लोग कहेंगे कि ये जो काला व्यक्ति है इस गोरे व्यक्ति से इतना काला है। तो क्या आपने तुलना की किससे? गोरे व्यक्ति से काले व्यक्ति की तुलना की। अगर आपको क्या है, गोरा व्यक्ति या सुंदर व्यक्ति बताना है, तो आप काले व्यक्ति से या बदसूरत व्यक्ति से उसकी तुलना करवाएंगे। ठीक है, तो ये एक तुलनात्मक विधि होती है, किसी चीज की तुलना करके बता देना कि इसके गुण ये हैं और इसके गुण ये हैं। जैसे कि आप लोग एक अच्छा आम लेते हैं और एक सड़ा आम लेते हैं, तो अगर उनकी दोनों की तुलना करेंगे तो आप लोग किस तरीके से बताएंगे कि ये खाने में अच्छा है, मीठा है, ये खाने में खराब है और कड़वा है, इसमें कीड़े नहीं है, इसमें कीड़े हैं, ये अच्छा है और ये खराब हो चुका है। जो भी चीज आप लेंगे, तो अगर तुलना कर रहे हैं, तुलना करने में हमें एक ऑब्जेक्ट से हम लोग तुलना नहीं कर सकते, उसमें दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट होने ही चाहिए। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वहां पर हम लोग तुलना करेंगे ही नहीं, उसके स्पेसिफिक जो गुण होंगे वही बता देंगे। अगर हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट रख दिए जाते हैं तो हम लोग उनसे तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो यही जो विधि होती है इसे हम लोग तुलनित्र या कंपैरेटर विधि कहते हैं। तुलना के द्वारा किसी चीज की माप ज्ञात करना तुलनित्र विधि या फिर कंपैरेटर विधि कहलाती है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुलनित्र द्वारा कितनी यथार्थता को मापा जा सकता है या फिर माप सकते हैं कितनी यथार्थता। जो इसकी यथार्थता होती है वो होती है 0.0025 mm, 0.0025 mm। इतनी यथार्थता तक हम लोग कंपैरेटर विधि या फिर तुलनित्र विधि द्वारा किसी भी चीज की माप को माप सकते हैं। तो ये आप लोगों को सीधे याद करना है। ये जो लीस्ट काउंट होती है, जैसे वर्नियर की लीस्ट काउंट आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो भी आप लोग गेज पढ़ते हैं उनकी सब की लीस्ट काउंट पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो यही तुलनित्र की भी लीस्ट काउंट होती है। क्या होती है? 0.002 mm। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तुलनित्र का मापन प्लंजर किसका बना होता है। मापन प्लंजर का मतलब क्या हो गया? जैसे आप लोग स्केल देखते हैं तो स्केल की जिस साइड में नंबर बने होते हैं उस साइड की जो सतह होती है उसे हम लोग मापन सतह बोलते हैं, या फिर जिस सतह से हम लोग माप लेते हैं उसे हम लोग मापन सतह बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा ये तुलनित्र होता है इसमें भी जो प्लंजर होता है वो मापक सतह होती है। क्या होती है? वही मापक सतह होती है जिससे हम लोग किसी भी चीज को मापते हैं। तो जो सतह हमारी मापक सतह होगी वो हमेशा हार्ड बनाई जाएगी, हार्ड मटेरियल की बनाई जाएगी। क्यों हार्ड मटेरियल की बनाई जाएगी? क्योंकि अगर हम लोग उससे किसी वस्तु को माप रहे हैं और वो हार्ड नहीं है तो एक समय बीतते हुए या जितनी ज़्यादा से ज़्यादा माप करेंगे तो उसका जो प्लंजर होगा या आगे वाला जिस भाग को हम लोग टच करा के किसी चीज को मापते हैं, जैसे आरपीएम अगर हम लोग मापते हैं तो उसमें वो जो भी आरपीएम मीटर मापने वाला होता है उसको हम लोग उसमें टच कराते हैं। ठीक है, तो वही कंपैरेटर का जो अगला हिस्सा होता है उसे हम लोग प्लंजर बोलते हैं। और प्लंजर जो होता है वो स्टील या फिर हीरा का बनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है स्टील एक ऐसी धातु है जो कि जल्दी घिसती नहीं है किसी भी घिसावट के कारण, और जो हीरा है वो तो आप लोग जानते हैं ये सबसे हार्ड मेटल होता है। ठीक है, सॉरी डायमंड होता है। जो भी हीरा है सबसे कटिंग टूल जो सबसे हार्ड बनाए जाते हैं वो हीरा के ही बनाए जाते हैं। हीरा के जो कटिंग टूल होते हैं वो किसी भी धातु को आसानी से कट कर सकते हैं। लेजर कटिंग में भी हीरा का ही यूज किया जाता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुलनित्र से माप लेते समय कितना बल लगाना चाहिए। क्या चीज? तुलनित्र से जब हम लोग माप लेते हैं तो उससे कितना बल लगता है। जैसे कि आप लोग आरपीएम मापते हैं, किसी भी शाफ्ट का आरपीएम घूम रही थी तो हम लोग आरपीओ मीटर, जो भी आरपीएम मापने वाला मीटर होता है उसका जो पॉइंट होता है वो हम लोग उस शाफ्ट पर टच कराते हैं। तो वो जैसे बल से उसको नॉर्मली ऐसे टच कराएंगे तो क्या है, वो अच्छे से वर्क नहीं करेगी। कुछ ना कुछ हमें बल लगाना पड़ता है या फिर दाब लगाना पड़ता है जिसके द्वारा वो हमारी जो भी युक्ति होती है या फिर डिवाइस होती है वो आरपीएम को आसानी से माप लेती है। तो तुलनित्र में हम लोग जो बल लगाते हैं वो कितना लगाते हैं? 100 से 300 ग्राम का। कितना? 100 से 300 ग्राम का बल लगाते हैं।
तो आप लोग इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। और ये याद करना है, ये कोई समझने वाली चीज नहीं है, आप लोग इसे सीधे याद करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में तुलनित्र के प्रकार होते हैं। निम्न में तुलनित्र के प्रकार होते हैं। तुलनित्र जो हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तुलनित्र जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ए यांत्रिक तुलनित्र, बी विद्युत तुलनित्र, और जो सी है वो है वायवीय तुलनित्र। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें डी नंबर ऑप्शन पर बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि तुलनित्र और कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो तुलनित्र जो हमारा है वो यांत्रिक तुलनित्र हो सकता है, प्रकाशीय तुलनित्र हो सकता है, विद्युतीय तुलनित्र हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक तुलनित्र हो सकता है, द्रव विस्थापन तुलनित्र हो सकता है, वायवीय तुलनित्र हो सकता है, प्रोजेक्शन तुलनित्र हो सकता है, स्वचालित गेज तुलनित्र हो सकता है, और विविध जांच तुलनित्र भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये सारे नोट कर लेंगे, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेंगे। इसमें जो आप लोगों के जो सिलेबस में वो यांत्रिक तुलनित्र, विद्युत तुलनित्र एंड वायवीय तुलनित्र हैं। ठीक है, तो इन्हीं की डिटेल पढ़ेंगे और इन्हीं के क्वेश्चंस हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यांत्रिक तुलनित्र में कौन कौन से गेज आते हैं? यांत्रिक तुलनित्र में कौन कौन से गेज आते हैं? जो हमारा यांत्रिक तुलनित्र होता है उसमें जो हमारे गेज आते हैं वो डायल गेज होता है, सिग्मा तुलनित्र होता है और माइक्रोकेटर तुलनित्र होता है। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका एक पॉइंट और हो, वो होता है रीड टाइप यांत्रिक तुलनित्र। क्या होता है? रीड टाइप यांत्रिक तुलनित्र। ये भी एक प्रकार का यांत्रिक तुलनित्र का ही गेज होता है। ठीक है, तो ये चारों बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा, चारों याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका डी नंबर आप लोगों ने ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लिया होगा। अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य डायल गेज का अल्पतमांक होता है। सामान्य डायल गेज जो हमारे होते हैं उनका डायल गेज क्या है? डायल गेज को इसमें एक प्लंजर दिया रहता है, नीचे नुकीला पॉइंट दिया रहता है, इस तरीके से घड़ी के आकार का होता है। यहाँ पर एक प्लंजर इस तरीके से दिया रहता है, इसे हम लोग टच कराते हैं तो ये हमें रीडिंग दे देता है। जैसा कि आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, आपने बाइक में या कार में हवा डलवाई होगी, तो हवा डालने के बाद में वो एक मीटर के द्वारा हवा बताता है कि आपके टायर में कितनी है, लगभग वो 34-35 इस तरीके से आपको वो संख्या बताता है। ठीक है, तो वही जो डायल गेज टाइप में लिया रहता है, इतना बड़ा सा गोल गोल होता है, उसमें एक ये नली लगी रहती है और वो टायर की जो हवा डालने वाली छुच्छी होती है उसमें लगाकर आप लोगों को आसानी से बता देता है कि आपके पहिया में कितनी हवा है और कितनी कम है। तो वही एक प्रकार का डायल गेज ही होता है, उसी प्रकार का एक ये डायल गेज होता है। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं, सॉरी इसका आंसर भी देख लीजिए। इसका जो आंसर होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिग्मा तुलनित्र के द्वारा पेंच चूड़ी का माप सकते हैं। जो सिग्मा तुलनित्र होता है उसके द्वारा अगर हम लोग क्या करते हैं, पेंच चूड़ी की पेंच को मापते हैं। ठीक है, तो चूड़ी के पेंच के किस अंग को मापते हैं? ठीक है, किस अंग को माप सकते हैं? तो जो हमारा सिग्मा तुलनित्र होता है या सिग्मा कंपैरेटर होता है उसके द्वारा हम लोग चूड़ी के आंतरिक व्यास को मापते हैं। किसको? इंटरनल डायामीटर को मेजरमेंट करते हैं या इंटरनल डायामीटर का मेजरमेंट करते हैं। तो आप लोग इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोकेटर तुलनित्र किस वैज्ञानिक ने बनाया था? माइक्रोकेटर तुलनित्र मैंने आपको पहले ही तुलनित्र सारे बताए थे। तो इसमें जो माइक्रोकेटर तुलनित्र होता है ये एक वैज्ञानिक थे, CF
जॉनसन, CF जॉनसन, CF जॉनसन, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। CF जॉनसन जो थे, इन्होंने माइक्रोगेटर तुलनित्र की क्या उत्पत्ति की थी या फिर उसकी खोज की थी और उसे बनाया था, एक स्पेसिफिक रूप दिया था जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज को माप सकते, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे, इसे याद भी कर लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रीड टाइप यांत्रिक तुलनित्र से कितना परिशुद्ध माप सकते हैं। जो हमारा रीड टाइप यांत्रिक तुलनित्र होता है, ये मैकेनिकल जो हमारे कंपैरेटर होते हैं, यांत्रिक तुलनित्र होते हैं, इनका एक टाइप होता है रीड टाइप यांत्रिक तुलनित्र। उसके द्वारा हम लोग 0.0025 mm पर स्केल की शुद्धता से माप सकते हैं। तो इसका देखिए आंसर कहां दिया गया है, इसका बी नंबर ऑप्शन ये दिया गया है, 0.0025 mm पर स्केल, क्या 0.0025 mm पर स्केल। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप करेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं, अब देखते हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यांत्रिक तुलनित्र के लाभ होते हैं, जो हमारे मैकेनिकल कंपैरेटर होते हैं उनके इसमें लाभ पूछे गए हैं। तो हमारा जो यांत्रिक तुलनित्र होता है वो सस्ते होते हैं और इनका जो मेंटेनेंस होता है वो आसान होता है या फिर रिपेयर आसान होता है। और इसके हम लोग लाभ थोड़े से देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका आंसर लगाएंगे। इसका जो आवर्धन होता है वो अन्य युक्तियों से सस्ते होते हैं। ठीक है, और इनका जो रेखी पैमाना होता है ये सुगम आसान इसको बनाता है किसी भी माप को करते समय। ठीक है, किसी भी माप को लेते समय इसका जो स्केल होता है वो आसानी से माप को माप लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ए बी बिल्कुल बोथ करेक्ट हो जाएंगे, तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रीड टाइप यांत्रिक तुलनित्र की हानियां होती हैं। जो हमारा रीड टाइप यांत्रिक मैकेनिकल तुलनित्र होता है उसके लाभ देखे, अब ये हानियां होती हैं। हानियां क्या है, इसकी परास सीमित होती है। परास क्या है, ये सीमित मात्रा तक ही किसी माप को माप सकता है, तो परास इसकी सीमित हो गई। परास का मतलब रेंज, कि यहाँ से यहाँ तक माप सकता है, कि यहाँ से यहाँ तक माप सकता है, कि यहाँ से यहाँ तक माप सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, रेंज है। इसकी जो लंबन त्रुटि होती है, एक इसमें लंबन त्रुटि आती है कि लंबवत राशियों को ये जल्दी माप नहीं पाता है। एक होती है घर्षण अधिक होता है, कि इसे जब मापते हैं तो जब जिस पार्ट को मापते हैं उसके ये टच में ज़्यादा आता है, तो जिसके कारण इसमें अधिक से अधिक इसमें घर्षण होता है। जब घर्षण होता है तो ये जल्दी से घिस जाता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग डी पर करेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशीय तुलनित्र को और किस नाम से जानते हैं। जो हमारे लाइट कंपैरेटर होते हैं या इलेक्ट्रिक कंपैरेटर होते हैं, बोल सकते हैं सॉरी, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, या अरे सॉरी, इनको किस और अन्य नाम से जानते हैं। तो इसे अन्य नाम इसका जो होता है दूसरा नाम होता है, इसे जीस ऑप्टीमीटर के नाम से भी जानते हैं। जीस ऑप्टीमीटर, क्योंकि एक जीस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया था, तो उन्हीं के अपने नाम पर भी इसका दूसरा नाम दिया। तो बी नंबर इसको बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो आ रहा हो पसंद, तो वीडियो को कर दीजिए प्लीज़ लाइक, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों में कीजिए शेयर, और वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर पसंद आ रहा हो। आप लोगों ने अगर अभी तक क्वेश्चन सारे ऊपर के नोट नहीं किए हैं तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे, और पेपर के पहले आप लोगों को वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको अपने कॉपी से आप लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाशीय तुलनित्र के लाभ होते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर होते हैं उनके लाभ कौन कौन से होते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन काट दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, इसके जो आंसर हैं वो थोड़े से गलत बन गए हैं। ये क्वेश्चन तो सही है, लेकिन जो इसमें आंसर लिखे हुए हैं वो सही नहीं है। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग काट दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से काटिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोलिमिट तुलनित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोलिमिट जो कंप्यूटर होता है, इलेक्ट्रोलिमिट जो कंप्यूटर जो भी हमारा तुलनित्र होता है, ये इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर का ही एक पार्ट होता है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिमिट तुलनित्र, और दूसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैकेनिकल तुलनित्र, ठीक है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल तुलनित्र। और जो पहला है इलेक्ट्रो लिमिट तुलनित्र होता है। तो जो इलेक्ट्रो लिमिट तुलनित्र होता है वो हमारा व्हीट स्टोन सेतु के आधार पर चलता है। व्हीट स्टोन सेतु आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स जो भी हमारे लूप बन रहे होते हैं उनकी धारा को निकालते हैं। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा रहता है, रेजिस्टेंस, और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा रहता है, ठीक है। इससे क्या है, ये संतुलित अवस्था को ज्ञात किया जाता है व्हीट स्टोन सेतु से। तो आप लोग ये अच्छे से जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं। तो इसका जो आंसर है बी नंबर आप लोग बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रो मैकेनिकल तुलनित्र के पार्ट होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि विद्युत तुलनित्र जो होते हैं हमारे मैकेनिकल कंपैरेटर होते हैं, उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिमिट तुलनित्र और दूसरा होता है इलेक्ट्रो मैकेनिकल तुलनित्र। तो यहाँ पर पूछ दिया इलेक्ट्रो मैकेनिकल तुलनित्र के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको इसके सारे पार्ट बता देता हूँ, यहाँ पर जो आंसर होंगे वो भी मैं करेक्ट करवा दूंगा। इसका जो पहला पार्ट होता है वो मापन प्लंजर होता है, दूसरा पार्ट होता है आवर्धन मीटर होता है। मापन प्लंजर क्या करता है, किसी भी चीज़ को मापता है, उसके संपर्क में आता है। आवर्धन लीवर जो होता है वो आवर्धन को मापता है। धनात्मक टॉलरेंस सीमा माइक्रोमीटर, ये क्या है, जो पॉजिटिव टॉलरेंस होता है उसे मापता है। ऋणात्मक टॉलरेंस सीमा माइक्रोमीटर, ये ऋणात्मक वाली को मापता है। लाल प्रकाश लैंप, इसमें जो लैंप पड़ी होती है जिसकी हम लोग किरण किसी भी वस्तु पर डालते हैं जिसको हम लोग जिसे मापना होता है, ठीक है। एक हरा प्रकाश लैंप होता है, इनमें डिफरेंस मतलब करने के लिए कि क्लियर माप आ रही है कि नहीं आ रही है उसके लिए ये भी लगाया जाता है। और फलक्रम जो रिजल्टेंट देता है वो होता है। तो ये 7 पार्ट होते हैं इसके। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर सॉरी मैंने वो एक ऑप्शन बनाना भूल गया, इसमें सभी लिखना भूल गया हूं। आप लोग ये चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये चारों ये ऑप्शन इसी के ये पार्ट होते हैं। ये जो चारों पार्ट दिए गए हैं, मापन प्लंजर, आवर्धन लीवर, फलक्रम, लाल प्रकाश लैंप, तो ये चारों पार्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तुलनित्र के ही होते हैं। तो आप लोग ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक तुलनित्र के मुख्य अंग होते हैं। क्या पूछ दिया इसने, इलेक्ट्रॉनिक तुलनित्र के जो मुख्य अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसका जो मुख्य अंग होता है मापन शीर्ष होता है, दोलनित्र होता है, सूचक युक्त होती है, और इसका जो आंसर हो जाएगा डी सभी होता है। मापन शीर्ष क्या होता है, जिससे हम लोग किसी भी राशि को माप रहे होते हैं उसे हम लोग मापन शीर्ष बोलते हैं। दोलनित्र क्या होता है, इसमें एक घंटे के आकार का इस तरीके से एक पेंडुलम टाइप में लगा रहता है दोलनित्र, जो कि दोलन करता रहता है इस तरीके से आगे पीछे, यही माप को देता है। सूचक युक्ति जो हमें सूचना इंडिकेट करता है या फिर सूचना देता है किसी भी चीज़ की कि कितनी माप है, कितना क्या है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों पार्ट क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक तुलनित्र के ही भाग होते हैं। तो इसके हम और अगर पार्ट की बात करें तो एक इसमें पार्ट होता है एम्पलीफायर, दूसरा होता है प्रेरक ट्रांसड्यूसर, अगला होता है डिमांड रिलेटेड और सूचक युक्त। तो मैंने आपको बता ही दी। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ के बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप के प्रकार होते हैं। टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये आवर्धन लेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो सिद्धांत होता है वो आवर्धन जो साधारण सूक्ष्मदर्शी होती है उसके सिद्धांत पर कार्य करता है, उसी तरीके का ये बिल्कुल बना होता है। तो इसके जो ये कई प्रकार के होते हैं, ये माइक्रोमीटर सूक्ष्मदर्शी होता है, टूल मेकर सूक्ष्मदर्शी होता है, कार्यशाला सूक्ष्मदर्शी होता है, यूनिवर्सल सूक्ष्मदर्शी होता है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नियर लोवेल प्रोटेक्टर से कितने अंश तक का कोण माप सकते हैं। इसमें क्या पूछ दिया कि जो हमारा वर्नियर नोवेल प्रोटेक्टर होता है उससे हम लोग कितने अंश का कोण माप सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इससे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देख लेते हैं ये क्या है, ये 5 मिनट ब्रैकेट में 5 मिनट और ये बराबर 1 अंश बटे 12 इतना कोण ये माप सकता है। ये एक कोण की माप दी गई है, ठीक है, ये कोण दिया गया, इसके द्वारा इतने कोण तक का हम लोग माप कर सकते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, ये याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई समझना नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, साइन बार कोण मापते समय कोण को बदलता है। जो हमारा, जैसा कि आपको पता है कि कुछ माप ऐसी होती हैं
जो दूसरे स्टेज में हमें प्राप्त होती हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया भी है कि पहले स्टेज वाली माप, दूसरे स्टेज वाली और तीसरे स्टेज की माप क्या है। पहले स्टेज की माप सीधे में माप दे देती हैं, जैसे एक स्केल होता है सीधे माप देता है कि लंबाई इतनी है। दूसरे स्टेज की माप क्या होती है, जैसे थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर क्या करता है, पहले टेम्परेचर को पारा की लंबाई में परिवर्तित करता है और पारा की जो लंबाई होती है वो हमें अनसेल्सियस, फ़ारेनहाइट या किसी भी चीज़ में टेम्परेचर को दे देती है। और जो तीसरे श्रेणी की माप होती है वो होती है कि पहले उसको ट्रांसड्यूट करेगी, वोल्ट मीटर में बदलेगी और इसके बाद में हमें माप देगी। 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो जो साइन बार होता है वो अगर कोण को मापता है तो उसे पहले क्या करता है, लाइन में परिवर्तित करता है। किसमें, लाइन में परिवर्तित करता है, फिर हमें कोण को बताता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, समझ भी गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पिरिट लेवल वक्र किसकी बनी होती है। सॉरी, यहाँ पर किसकी लिख लीजिएगा, किसकी बनी होती है। जो हमारा स्पिरिट लेवल वक्र होता है, स्पिरिट लेवल के द्वारा भी हम लोग किसी भी चीज़ की मापते हैं। तो ये स्पिरिट लेवल का जो हम लोग वक्र या फिर नली बनाते हैं वो किसकी बनाते हैं, वो हम लोग कांच की बनाते हैं। सो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है, कांच की नली बनाते हैं। कांच की नली क्या होती है, इसी में हम लोग पारा वगैरह भर देते हैं, जो भी मटेरियल भरा जाता है भर देते हैं और इसी द्वारा हम लोग माप को पूरा कर लेते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पिरिट लेवल के झुकाव कोण को मापा जाता है। जो स्पिरिट लेवल का झुकाव कोण होता है उसको हम लोग किस में मापते हैं, उसको हम लोग हमेशा सेकंड में मापते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कोण को अंश में, मिनट में, सेकंड में, सब में माप सकते हैं। तो जो स्पिरिट लेवल होता है इसके कोण को हम लोग सेकंड में मापते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पिरिट लेवल के पैमाने पर आमतौर पर कितने भाग बने होते हैं। स्पिरिट लेवल, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी अगर पैमाना है तो उस पर हम लोग इस तरीके से माप के वो बना देते हैं क्राइटेरिया कि अगर कोई चीज़ यहाँ से यहाँ तक है तो मान लीजिए ये 5 mm का है तो यहाँ सब 5 mm होगी। अगर यहाँ से लेकर अंत तक है तो ये मान लीजिए 10 mm का है तो ये 10 mm की हो जाएगी। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। इसमें हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर। तो इसका जो भाग होता है, एक भाग होता है वो स्पिरिट लेवल के पैमाने का आमतौर पर कितने भाग जो बने होते हैं, ये भाग होते हैं वो 2.5 mm होते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पिरिट लेवल के प्रत्येक भाग चाप के कितने झुकाव को दर्शाते हैं। जो भी हमारे स्पिरिट लेवल होते हैं उनके जो चाप भाव के झुकाव होते हैं वो कितने झुकाव को दर्शाते हैं। झुकाव का मतलब कोण ही है, लेकिन हम लोग कोण को मिनट और सेकंड दोनों में व्यक्त करते हैं। और जो स्पिरिट लेवल होता है उसमें हम लोग आमतौर पर सेकंड का ही प्रयोग करते हैं। जो भी माप लेते हैं वो सेकंड के झुकाव में लेते हैं। तो यहाँ पर 10 सेकंड झुकाव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस नोट भी कर लिए होंगे। अगर अभी तक नोट नहीं किए हैं तो वीडियो दोबारा देखकर ये क्वेश्चन सारे एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर के पहले आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक। अगर हमारे चैनल पर हैं नए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके से पेपर से पहले तक आप लोगों को सारा सिलेबस कंप्लीट कराते हुए मैं इसी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा और आगे के लिए भी आप लोगों को ये चैनल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। तो आप लोग ये अच्छे से वीडियो समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।